हेलो गाइस, कैसे हो? सो वी आर हियर अगेन विद द कंपनी लॉ. सो लॉ समझो, झटपट मार्क्स आएंगे फटाफट. सो वी आर हियर विद द महासंग्राम सीरीज ऑफ द कंपनी लॉ LLB ऑफ द CCSU सेमेस्टर 4, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी, और ये इसे हम कहते हैं मेरठ यूनिवर्सिटी भी. और ध्यान रखिएगा कि ये जो वीडियो होने वाली है, ये जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, जो पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, और जो लखनऊ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं एटसेट्रा, जिनके में कंपनी लॉ क्या है एक मेन पार्ट प्ले करता है, उन सब स्टूडेंट्स के लिए ये क्या है वीडियो बहुत लाभदायक बेनिफिशियल होने वाली है. राइट. अब इसमें एक बात समझनी है आपको कि ये जो वीडियो है क्योंकि लंबा होने वाला था तो हमने इसको 4 से 5 पार्ट में क्या है डिवाइड करा हुआ है ताकि आपको पढ़ने में आसानी रहे. और ध्यान रखिएगा कि ये जो वीडियो होने वाली है ये पार्ट 1 है, लेकिन ये क्वेश्चन आंसर सीरीज है. इस वीडियो को हम क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में क्या है डिस्कस करने वाले हैं. एक क्वेश्चन होगा और उसका एक आंसर होगा. और ध्यान रखिएगा ये जो वीडियो होने वाली है ये वर्ड लिमिट को ध्यान रखते में और जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हैं किसमें, कंपनी लॉ के अंदर CCSU में, बेसिकली उस बेस पर क्या है बनाया गया है. सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. हम स्टार्ट करते हैं. आइए देखिए, सबसे पहले क्या है हम स्टार्ट देखने वाले हैं यहाँ पर जो LLB का जो एग्जामिनेशन हुआ था किसमें, मई में 2025 में. और ध्यान रखिएगा अब क्या है 2026 चल रहा है, तो उसके अंदर क्या है मोस्ट प्रोबेबली जो एग्जामिनेशन है आपका मई में ही होने की क्या है पॉसिबिलिटी है. राइट. अब सबसे पहले हम देखते हैं ये जो पेपर होता है आपका, ध्यान रखना है 3 आवर्स का होता है और ये 100 मार्क्स का होता है. इसमें 3 सेक्शन में डिवाइडेड होता है, सेक्शन A, सेक्शन B और सेक्शन C. राइट. अब इसमें समझिएगा जो सेक्शन A है उसके अंदर हमें 75 वर्ड्स में क्या है अपने आंसर को क्या है लिखना पड़ता है. और ध्यान रखिए यहां पर जो 5 क्वेश्चंस होते हैं 4 मार्कर होते हैं और वो जो क्वेश्चंस होते हैं वो क्या है कंपलसरी होते हैं करने. ठीक है. अब ये जो होगी इसकी वेटेज 5 into 4 दैट इज 20 मार्क्स की होगी. नाउ मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन दैट इज द सेक्शन B. सेक्शन B जो होता है वो कितने मार्क्स का है, उसकी वेटेज जो होती है वो 20 मार्क्स की होती है. ध्यान रखिएगा इसके अंदर 3 क्वेश्चंस होते हैं जिसमें से 2 क्वेश्चन करने क्या है कंपलसरी होते हैं और इसकी वेटेज जो होती है वो 20 मार्क्स की होती है. इसके अलावा जो इसकी वर्ड लिमिट होती है ध्यान रखिएगा वो 200 वर्ड्स की होती है. 200 वर्ड्स के अंदर की रहेगी, उससे ज्यादा एक्सीड नहीं होनी चाहिए. तीसरा बात करते हैं जो कि सबसे बड़ा और लेंदी हमारा यहाँ पर सेक्शन होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन C है. इसके अंदर क्या है ध्यान रखिएगा कि ये जो है 5 क्वेश्चंस आपको दिए होते हैं और इसमें से आपको 3 क्वेश्चंस कोई भी क्या है करने होते हैं, तो 3 into 20 दैट इज 60 मार्क्स का हो गया. और इसके अंदर एक बात ध्यान रखनी है आपको, इसके अंदर जो वर्ड लिमिट होती है वो मेंशन नहीं होती है. तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि यहाँ पर अगर ये 200 है तो ये डबल का है, तो यहाँ पर 400 से क्या है एक्सीड नहीं करनी चाहिए. कहने से मतलब है अगर आप इसको कर रहे हैं तो कम से कम आप एक पेज आप भर दीजिए, इसमें फुल कर दीजिए. इस तरफ से एक पेज होता है, इसके लिए आप ये कोशिश करिएगा कि कम से कम आपके 3 पेजेस अगर भर जाते हैं, इसके अंदर क्या है अगर आपके 4 पेजेस भर जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा जो एग्जामिनेशन शीट होती है उसके अंदर आपके 28 पेजेस होते हैं और आप उनको इस तरीके से क्या है अरेंज कर देंगे कि आपके क्या है मार्क्स कहीं पर भी क्या है लूज ना हो. राइट. तो अगर आप यहां पर देखें पल के लिए 1 पेज अगर आप फिल करते हैं तो 5 पेजेस के लिए तो ये क्या हो जाएंगे आपके 5 पेजेस हो जाएंगे. ये मेरा एक पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है कि आप इसको ये फॉलो कर सकते हैं, वरना आपके ऊपर है, आप जो करना जैसा करना चाहें आप. ठीक है, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पर क्या है आपके सामने क्या है रख रहा हूं. इसके अलावा यहां पर अगर हम बात करते हैं तो यहां पर हम क्योंकि यहां पर 2 क्वेश्चंस है तो उसके अंदर 4 अगर हम पेजेस फिलअप कर देते हैं तो 8 पेजेस हो जाएंगे. इसके अलावा अगर हम यहां पर 3 क्वेश्चंस के लिए 5 पेजेस अगर फिल करते हैं तो 15 पेजेस हो जाएंगे. तो आप देखेंगे तो ये 15 हो गया और 8 हो गया और 5 हो गया, तो आपके पूरे मिलाकर यहाँ पर 28 पेजेस क्या हैं पूरे प्रॉपर तरीके से क्या है आ जाएंगे. आप देख सकते हैं इसको. राइट. तो मेरा ये पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है कि इस तरीके से आप करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, अदरवाइज चॉइस आपकी है. और ध्यान रखिएगा क्योंकि शीट क्या है आपको पूरी की पूरी मिलती है तो उसको पूरा का पूरा यूटिलाइज करें, क्योंकि इसके अंदर कंटेंट ज्यादा लिखने के क्या है मार्क्स मिलते हैं. राइट. और कंटेंट जो होना चाहिए वो रेलेवेंट होना चाहिए. ध्यान रखिएगा. आगे बढ़ते हैं. ठीक है. अब देखिए ये पूरा का पूरा जो क्वेश्चन पेपर जो पीछे आपने देखा है, अगर आप यहां पर देखेंगे तो 1 से लेकर 13 तक क्वेश्चन थे. अगर आप यहां देखेंगे ये देखिए यहां तक 13 तक है. और आप यहां पर अगर देखेंगे तो ये यूनिट है कि किस यूनिट से क्या क्या चैप्टर है. अब बात आती है यूनिट कौन कौन सी है इसके अंदर, तो यूनिट अगर आप देखेंगे तो 4 यूनिट है आपके सिलेबस के अंदर. राइट.
एक पहली यूनिट है उसका नाम है फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, दूसरी जो यूनिट है उसका क्या नाम है कॉर्पोरेट कैपिटल, तीसरी जो यूनिट है उसका नाम है कंपनी मैनेजमेंट एंड एस्टिमेशन, और जो चौथी यूनिट है फोर्थ यूनिट है दैट इज अ वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी। मतलब कंपनी स्टार्ट होने से एंडिंग तक के प्रोसेस क्या है पूरे के पूरे कंपनी लॉ में समझाए हुए हैं। अब यहाँ देखिएगा जो पहला क्वेश्चन था दैट इज द आपका डिविडेंड पार्ट, तो इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है वो यूनिट 1 से, दूसरा क्वेश्चन यूनिट 1 से, तीसरा क्वेश्चन यूनिट 3 से, फोर्थ यूनिट 2 से, ऐसे सो ऑन है 13 क्वेश्चन से। ऐसे ही इनकी वेटेज दी हुई है 4 4 4 10 10 10, और यहाँ पर आपका ये हो गया। तो आप यहाँ देखेंगे तो ये आपके 100 हो गए, ये देखेंगे तो ये 30 हो गए, और ये देखेंगे तो ये 20 हो गए। टोटल करेंगे 150 क्या है मार्क्स आपके रहेंगे इसके अंदर, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है हम आगे बढ़ते हैं। ये पूरा का पूरा क्या है डीप एनालिसिस है जो प्रिपेयर किया गया है, ध्यान रखिएगा। तो इसके अंदर क्या है जो पहली यूनिट है, अगर आप पीछे क्वेश्चंस पे उस पर जाएंगे तो आप देखेंगे तो पूरी की पूरी जो पहली यूनिट है उसमें से 52 मार्क्स के क्वेश्चंस आए हैं, इसमें 34 के, इसमें 54 के, इसमें 10 के। तो इसको कैसे डिवाइड करा गया, ये परसेंटेज कैसे बनी है, जैसे 52 है सो 52 डिवाइड बाय 150, राइट। तो ये पूरा का पूरा 34.67% की क्या है इसकी वेटेज है। इसके अलावा इस पर अगर आप चलेंगे तो 34 डिवाइड बाय 150 यहाँ पे इसकी वेटेज है। इसके अलावा सिमिलरली ये भी क्या है इस तरीके से कैलकुलेट कर गए हैं। जो 4 मार्कर जो क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो वो पांच क्वेश्चन आए हैं, 10 मार्क्स वाले क्या हैं 3 क्वेश्चन आए हैं, 20 मार्क्स वाले क्या हैं 5 क्वेश्चन आए हैं। इसके अलावा यहाँ पर ये भी इसे टेबुलर फॉर्म में दिया हुआ है, इसी चीज को टेबुलर फॉर्म में दिया हुआ है। इसके अलावा जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है बाय यूनिट्स को इसी को इस तरीके से यहाँ पे दिया हुआ है। एवरेज की बात करते हैं, एवरेज को जो बन रहा है हमारा हर यूनिट से वो कितना बन रहा है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर 10.40 का क्या है एवरेज बन रहा है। कैसे आया ये, अगर आप देखेंगे तो हमारे जो मार्क्स हैं वो 52 हैं, 52 डिवाइड बाय कितने क्वेश्चन है, अगर आप यहाँ देखेंगे 5 से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि 5 क्वेश्चन थे ना इसमें, 5 यहाँ पर आ गए और 52 मार्क्स का ये है, तो ये बनेगा आपका डिवाइड करके। इसी तरीके से 34 डिवाइड बाय 3 ये बन गया, 34 डिवाइड बाय 3, और ये 54 डिवाइड बाय 4 ये बन गया, 10 डिवाइड बाय 1 10 बन गया। तो ये हमारा सबसे हाईएस्ट वेटेज का अगर देखते हैं तो यहाँ पर हमारा 3rd यूनिट आ रही है, इसके अलावा हमारी 2nd यूनिट आ रही है। ये हमारा एक टेबल बन रहा है इस तरीके से। ये स्टार आप देख रहे हैं, ये बड़ी मेहनत करी गई है इसको करने के लिए, आप समझिएगा। तो यहाँ पर क्या है ये 5 स्टार्स आ रहे हैं, यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर ऑलमोस्ट 3 स्टार्स इसका दे रखा है, 3 और थोड़ा सा डार्क यहाँ पर हो रखा है इसके अलावा। तो अगर आप देखते हैं यहाँ पर ये पूरा है जो यूनिट 3 है उसकी हाईएस्ट वेटेज है, यूनिट 1 और के ऑलमोस्ट ये है, और ये दे रखा है। तो ज्यादा आपको फोकस जो करना है वो किस पर करना है, यूनिट 3 के अंदर करना है, ध्यान रखिएगा। पासिंग जो मार्क्स हैं हमारे इंडिविजुअल के कंपनी लॉ के वो कितने होने वाले हैं, वो हमारे होने वाले हैं 36% के, ध्यान रखिए। इंडिविजुअल और इंडिविजुअल का अलग रहता है और एग्रीगेट का अलग रहता है, तो इंडिविजुअल की मैं बात कर रहा हूँ वो 36% है। और आप अगर यूनिट जो है वो 2 और 3 कर लेते हैं, या आप साथ में क्या करते हैं, मतलब क्योंकि ये दोनों को ऑलमोस्ट सेम सा है, ठीक है, तो इनके बीच में बैलेंस बनाकर एक ये वेटेज कर लेते हैं, तो आप क्या हैं वो आपकी पास होने के चांसेस क्या है बहुत ज्यादा क्या है बढ़ जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, राइट। तो अब हम नेक्स्ट वाली पर आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट यूनिट पे नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब हम यहाँ पर आ जाते हैं अपना मेन पार्ट जो है फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी, जो हमारी पहली यूनिट होने वाली है। इसके अंदर हम फ्यू क्वेश्चंस क्या है यहाँ पर डिस्कस करेंगे इसके अंदर, इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था। अब देखिए यहाँ पर जो एक स्कैनर है, दिस स्कैनर इज टू स्कैन मी टू डायरेक्टली कॉल टू द एक्सपर्ट, एंड दिस इज फॉर द टू गेट द पीडीएफ दिस वन। ध्यान रखिएगा अगर ये पीडीएफ क्या है, पेड पीडीएफ है, क्योंकि इसमें बहुत मेहनत करी गई है, इस पेड पीडीएफ है। और पेड पीडीएफ के लिए क्या है एक प्राइस रखा गया है, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए हो जो आपके एग्जाम के लिए क्या है इंपॉर्टेंट है, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इस नंबर पे, यहाँ पे नंबर दिया हुआ है, ये नंबर पे आप कांटेक्ट करेंगे 8287656283, राइट। और अगर आप जानना चाहें तो इसके अंदर जो इसकी यूनिट जो दी हुई है उसका जो सिलेबस है पहली यूनिट का, यहाँ पर 4 यूनिट मैं बता चुका हूँ, तो पहली यूनिट को हम थोड़ा सा ब्रेकअप करके डिफरेंट वीडियोस में, फिर 2 यूनिट, फिर 3 यूनिट, फिर 4 यूनिट्स, ऐसे 4 से 5 पार्ट में क्या है कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। पहला है हिस्ट्री ऑफ कंपनी लेजिस्लेशन इन इंडिया, मीनिंग ऑफ नेचर ऑफ कंपनी विद द एम्फेसिस ऑन इट्स एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस। मतलब क्या है, पहले कंपनी का लेजिस्लेशन जैसे हुआ, जैसे स्टार्ट हुई है उसके ऊपर काम देखना है। कंपनी क्यों
होनी चाहिए, उसके एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, अदर फॉर्म ऑफ बिजनेस से पार्टनरशिप हो गई है, अदर चीजें जो भी हैं उसके ऊपर देखते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो काइंड्स ऑफ कंपनीज है, जैसे बेस्ड ऑन द मेंबर्स है, प्राइवेट एंड पब्लिक होती है, ऐसे हम आगे इस वीडियो में समझेंगे उसको अच्छे से। इसके अलावा कॉर्पोरेट पर्सनालिटी, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील, प्रमोशन ऑफ कंपनीज, प्रोमोटर एंड प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स, मतलब जो प्रोमोटर होते हैं कंपनी को जो स्टार्ट करते हैं उससे वो जो हमारे यहाँ पर आ जाते हैं प्रोमोटर, और प्री इनकॉर्पोरेशन जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, मेमोरेंडम एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के बारे में हमें पढ़ना है, इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान रखिएगा, राइट। इसके अलावा इसके अंदर हमें इन्हीं को अच्छे से क्या है पढ़ना है, और ऑब्जेक्ट्स क्लॉज हमें पढ़ने हैं डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रावायर की। इसका प्रोस्पेक्टस हमें प्रोस्पेक्टस के बारे में पढ़ना है, और मेंबरशिप ऑफ कंपनी एक्विजिशन वगैरह के बारे में क्या है हमें पढ़ना है। आगे नेक्स्ट चलते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे पास आता है उसे हमें समझना है, ध्यान रखिएगा ये 20 मार्क्स का है, और ये किसी भी एग्जाम में नहीं आया है, लेकिन आने वाले जो क्वेश्चन है वो डिफरेंट एग्जाम में आए हैं, मैं भी आपको दिखा दूंगा, ठीक है। सबसे पहले चलते हैं मीनिंग ऑफ कंपनी, टाइप्स ऑफ कंपनीज एंड डिफरेंस बिटवीन द पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनी, हमें इसके बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, अगर आपको सेक्शन कंपनी का याद है तो सेक्शन आपको लिखना क्या है, मैंडेटरी है, नेसेसरी है, आप उसको लिखिएगा। ध्यान रखिएगा गलत सेक्शन कोट मत करना, वरना मार्क्स क्या है आपके कट हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको हम समझते हैं। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू सेक्शन 220, और इसमें अगर हम देखते हैं तो यहां पर of the Companies Act 2013, company refers to a organization that is incorporated under the act or under any earlier company law। मतलब जो भी कंपनीज कंपनी एक्ट 2013 में बनी है या इसके पहले जो कंपनी लॉ कंपनी एक्ट था उसके अंदर जो बन गई थी, वो सारी कंपनियां क्या हैं यहाँ पर कवर्ड हो जाती है। जैसे कि आप इसको समझेंगे, जैसे कि हमारे पास ये DVA से पहले जो हमारे पास एक्ट होता था वो कौन सा वाला एक्ट था, इससे पहले जो एक्ट होता था वो हमारे पास एक्ट था 1956 का। तो जो कंपनी 1956 में जो रजिस्टर हो चुकी हैं वो कंपनी भी क्या है इसके अंदर आ जाएंगी, ठीक है। अब ये क्या है यहाँ पर, ये आर्टिफिशियल पर्सन होता है, मतलब इट इज क्रिएटेड बाय लॉ। इसके अलावा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, समझिएगा है ना। देखिए ये लीगल एंटिटी होती है, सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर होता है, मेंबर सेपरेट होती है, अपनी खुद की प्रॉपर्टी होती है कंपनी को, कंपनी की रजिस्टर होती है तो अपनी खुद की प्रॉपर्टी होती है उसकी, ठीक है। वो किसी कॉन्ट्रैक्ट्स में जा सकती है, बिजनेस को कंडक्ट कर सकती है अपने नाम पर, वो इंडिपेंडेंटली क्या है अपने जो मेंबर होते हैं उनके साथ क्या है एग्जिस्ट कर सकती है, वो कंटिन्यू कर सकती है बिजनेस को। इसके अलावा ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, इन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स को और अच्छे से फीचर्स की फॉर्म में नीचे एक्सप्लेन किया गया अंडर अप्रोप्रिएट क्या हेडिंग। सबसे पहले आता है इनकॉर्पोरेट एसोसिएशन, आर्टिफिशियल पर्सन, ये मैं आपको बता चुका हूं, कंपनी एक इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन होती है। इसके अलावा आर्टिफिशियल पर्सन होती है जिसकी खुद की क्या होती है एसेट होती है, वो एग्रीमेंट में आ सकती है, वो किसी पर केस कर सकती है और उस पर भी किसी को केस करा जा सकता है, मतलब कोई वो किसी पे केस कर सकती है और उस पर केस करा जा सकता है। इसके अलावा सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, ठीक है। इसके अंदर जो मेन हमें केस लॉ लिखना है वो ध्यान रखना है, वो आता है सोलोमन वर्सेस सोलोमन का। इसके अंदर क्या है, सोलोमन वर्सेस सोलोमन कंपनी लिमिटेड का फाइंडिंग्स क्या थी इस केस की समझनी है। मेंबर्स जो होते हैं वो ओनर नहीं होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा क्या, कंपनी लाइबिलिटी आर नॉट द पर्सनल लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर। कहने से मतलब ये है कि इस केस के अंदर ये हुआ था कि जो सोलोमन थे इन्होंने क्या करा था, एक डीलिंग कर ली थी लोगों के साथ। अब क्या है, कंपनी जब चली गई है तो क्रिएटर ने बोला कि भाई ये बंदा जो है कंपनी जो है ये बंदा जो है लाइबल होगा, ठीक है। लेकिन इस केस में क्या निकला, मेंबर्स आर नॉट द ओनर्स ऑफ द कंपनी प्रॉपर्टी। कंपनी खुद की मालिक खुद होती है, अगर किसी को पैसे चाहिए कंपनी से वसूले, मालिक को ना परेशान करे। जैसे एग्जांपल के लिए अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी की बात करते हैं, तो इनमें क्या है, अगर सपोज कर लीजिए कंपनी पर हमें केस करना है तो हम इनके इंडिविजुअल पे केस नहीं करेंगे, हम कंपनी के ऊपर जाकर केस करते हैं, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा यहां पर लिमिटेड लाइबिलिटी रहती है, मतलब पर्सन के जो कंपनी की सपोज कर लीजिए कोई वो होती है प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, तो वो अलग है और इंडिविजुअल की प्रॉपर्टी क्या है अलग है। तो इंडिविजुअल को अगर आप लाइबल करना है तो उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी के लिए करोगे, ये नहीं अनलिमिटेड लाइबिलिटी कर दोगे, ऐसा कुछ नहीं चलेगा, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है, परपेचुअल सक्सेशन होता है। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब होता है मेंबर्स में कम मेंबर्स में गो, लेकिन कंपनी क्या है हमारी सो ऑन चलती रहती है, ठीक है। देखिए ये रहा, मतलब लोग आते जाते रहते हैं, डेथ होगी, इंसॉल्वेंसी होगी, रिटायरमेंट होगी, कंपनी चलती रहेगी। इसके अलावा कॉमन सील होती है, मतलब एक कंपनी की क्या है मोहर होती है। इसके अलावा
टाइप्स ऑफ कंपनी की बात करी गई थी, अब यहाँ देखेंगे ये रही टाइप्स ऑफ कंपनीज की। तो यहाँ पर बेस्ड ऑन मेंबर्स में अगर आप देखेंगे कि एक प्राइवेट कंपनी होती है और एक क्या है, पब्लिक कंपनी होती है। यहाँ पर ये रहा, तो प्राइवेट और पब्लिक कंपनी बेस्ड ऑन द मेंबर दी होती है। मिनिमम मेंबर्स 2 है, मैक्सिमम मेंबर 200 है। यहाँ पर मिनिमम मेंबर कितने हैं, 7 है, और मैक्सिमम मेंबर कितने हैं, अनलिमिटेड होते हैं, ध्यान रखिएगा पब्लिक के। अब बेस्ड ऑन लाइबिलिटी की बात करते हैं, तो ये कुछ कंपनी जो होती है लिमिटेड बाय शेयर्स होती है, कुछ लिमिटेड बाय गारंटी होती है, कुछ अनलिमिटेड कंपनी होती है, ठीक है। बेस्ड ऑन कंट्रोल के ऊपर बात करते हैं, कुछ कंपनी होती है जो होल्डिंग कंपनी होती है, जो मेन कंपनी होती है, होल्ड करती है जो दूसरी कंपनी को, और उसकी जो पार्ट कंपनी होती है जिसके ऊपर होल्ड रखा जाता है उसको बोलते हैं सब्सिडरी कंपनी, ये रहा। इसके अलावा हम बात करते हैं ओनरशिप के ऊपर, तो कुछ गवर्नमेंट कंपनी होती है, नॉन गवर्नमेंट कंपनी होती है, ठीक है, ये प्रॉफिट मेकिंग होती है नीचे वाली, और ऊपर वाली क्या होती है, गवर्नमेंट कंपनी होती है। प्रॉफिट मेकिंग से कोई मतलब नहीं होता, मतलब जो लोग होते हैं, जो पब्लिक होती है, उसकी गुड फेथ में क्या है काम करते हैं। इसके अलावा स्पेशल टाइप एक 1% कंपनी होती है, स्मॉल कंपनी भी होती है इसके अंदर। बेस्ड ऑन लिस्टिंग कंपनी के ऊपर बात करते हैं, तो कुछ कंपनी जो होती है वो लिस्टेड होती है, जैसे आपने सुना होगा सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उसके अंदर सेबी के अंदर। और कुछ जो होती है वो क्या होती है, अनलिस्टेड कंपनी क्या है होती है, देखो यहाँ लिखा हुआ है। अब आगे बात करते हैं इसके अंदर जो डिफरेंसेस की बात करते हैं हम, तो डिफरेंसेस आप समझेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है डिफरेंस। सबसे पहले प्राइवेट कंपनी के अंदर जो मिनिमम मेंबर्स होते हैं वो कितने होते हैं, 2, ओके। और दूसरा आप बात करते हैं इसके अंदर होते हैं 7, यहां पर 200 होते हैं, और यहां पर आप देखेंगे तो अनलिमिटेड होते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो ट्रांसफर ऑफ शेयर्स होता है हमारा रिस्ट्रिक्टेड होता है, मतलब प्राइवेट कंपनी में आप शेयर क्या है ट्रांसफर जो करेंगे वो क्या है रिस्ट्रिक्ट कैपेसिटी में करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं। यहाँ डायरेक्टर मिनिमम 2 होते हैं, यहाँ पर 3 होते हैं। कोई भी कंपनी जो होगी जो प्राइवेट लिमिटेड होती है, तो ध्यान रखिएगा उसके पीछे जो होता है वो लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड वर्ड लिखा हुआ होता है, और इनके पीछे सिर्फ लिमिटेड वर्ड लिखा रहता है, ठीक है। इसके अलावा इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस की बात करें, तो ये जो होते हैं प्राइवेट कंपनी वो क्या है, प्रोस्पेक्टस इशू नहीं कर सकती, और ये क्या है, ये प्रोस्पेक्टस इशू करती हैं। यहां पर क्वारम का मतलब होता है मिनिमम कितने लोग मौजूद होने चाहिए एक मीटिंग को स्टार्ट करने के लिए। तो मिनिमम अगर 2 मेंबर यहां बैठे हुए हैं तो पर्सनली प्रेजेंट है, तो आप क्या है वो स्टार्ट कर सकते हैं जो मीटिंग है। और इसके अंदर अगर 1000 मेंबर की या उससे कम की शेयर होल्डर की मीटिंग हो रही है, तो 5 मेंबर अगर मौजूद हैं तो क्या है वो हम स्टार्ट कर सकते हैं उसके अंदर मीटिंग, जनरल मीटिंग, वो क्वारम हो कहते हैं इसको। किसी भी चीज का कंक्लूजन ना हो तो मजा तो नहीं आता, ठीक है, तो तड़का हो जाए। तड़का क्या है कि कंक्लूजन यहां देखते हैं तो क्या है, a company is legally or organized organization with separate entity, limited liability होती है, और क्या है कंटिन्यूअस एक्सिस्टेंस होता है, मतलब परपेचुअल सक्सेशन होता है इसका, ठीक है। तो यहां तक हमारा ये क्वेश्चन जो है यहां पर ये खत्म होता है, और इसको अगर आप देखेंगे तो यहां पर पैरा पूरा का पूरा 20 मार्क्स का, ये अकॉर्डिंग टू द 400 वर्ड्स की लिमिट के अंदर अंदर का, उससे ज्यादा एक्सीड नहीं कर रहा, ठीक है। और आपको इसी तरीके से क्या है लिखना है। अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम। यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा, उसका नाम क्या है क्वेश्चन का, ध्यान रखिएगा, व्हाट इज द डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। ये 20 मार्क्स का आया हुआ है, किसमें, जून 2023 में। यही क्वेश्चन 2017 में आया हुआ है, यही क्वेश्चन जून 2016 में भी आया हुआ है। तो आप देख रहे हैं ये क्वेश्चन क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, 3 बार ये रिपीट हो चुका है, ठीक है। अब इसके अंदर डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है पहले समझ लेते हैं, ठीक है, बहुत अच्छे से। देखिए कोई भी आउटसाइडर होता है, उसको कंपनी के अंदर क्या चल रहा है उसको कुछ भी मालूम नहीं होता है, तो वो एक गुड फेथ में क्या है काम करता है कंपनी के अंदर। अगर मैं किसी रिलायंस इंडस्ट्री में क्या हो रहा है मुझे नहीं पता, मैंने वहां पर क्या है वहां पर जो शेयर्स हैं उनमें इन्वेस्टमेंट कर दिया, मैं मीटिंग में जाता हूं, मुझे नहीं पता क्योंकि मैं आउटसाइडर हूं कि कंपनी के अंदर क्या चल रहा है, राइट। तो इस केस में क्योंकि मैं क्या हूं, एक मासूम सा भोला भाला बच्चा हूं, तो मुझे पता नहीं है, तो इस केस में हमें डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट के अंदर काम करना पड़ता है। इंडोर मैनेजमेंट, अंदर का जो मैनेजमेंट है, ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसके अंदर जो हमारा जो इसको बोला जाता है वो टर्क एंड रूल के भी बोला जाता है, क्योंकि ब्रिटिश जो बैंक है वर्सेस टर्क एंड रूल, उसके ऊपर भी ये रॉयल ब्रिटिश बैंक है, टर्क एंड रूल के ऊपर क्या है इसका केस एक बहुत इंपॉर्टेंट है, इस नाम से भी आ सकता है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, ये कह रहा है लीगल रूल दैट प्रोटेक्ट्स द आउटसाइडर्स हु डील विद द कंपनी इन गुड फेथ। द बेसिक आइडिया दैट एन आउटसाइडर इज नॉट एन एक्सपेक्टेड टू नो हाउ कंपनी मैनेजेस इंटरनल अफेयर्स का मतलब नहीं पता है कंपनी किस तरीके से
मैं इंटरनल अफेयर जो है उसको मैनेज कर रही है, हमें नहीं पता, क्योंकि एक आउटसाइडर को क्या पता होगा इस बारे में, राइट। तो इफ कंपनी हैज डन समथिंग आउटवर्डली रेगुलर, मतलब कंपनी ने कुछ हट कर करा दिया, पर्सन डीलिंग विद इट मे अज्यूम दैट द कंपनी हैज प्रॉपरली फॉलोड इंटरनल प्रोसीजर्स। मतलब कंपनी अगर कुछ काम कर रही है तो मैं तो आउटसाइडर हूं, मुझे पता नहीं क्या चल रहा है, तो मैं ये मान के चलूंगा कि कंपनी ने जो करा होगा वो एक विद इन द लिमिट रहकर, कानून के दायरे में रहकर क्या है काम करना स्टार्ट करा होगा, ठीक है। इसके अलावा ओरिजिन ऑफ डॉक्ट्राइन, दिस डॉक्ट्राइन फ्रॉम इंग्लिश केस, ये क्या है, ये वाला केस हो जाएगा, इसलिए इसको टर्कन रूल भी कहते हैं, जो मैंने आपको बताया ब्रिटिश रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्कन रूल हमारा हो जाएगा। आगे चलते हैं, यहाँ पर प्रिंसिपल इसका क्या कहता है, देखिएगा, ध्यान रखिएगा, राइट। डॉक्ट्राइन सेज व्हेन अ पर्सन डील्स with the company honestly in good faith, the person assumes that all internal formalities have been properly completed, मतलब कंपनी ने अपनी इंटरनल फॉर्मेलिटी क्या है कंप्लीट कर दी होगी। इसके अलावा क्यों इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि company works through many internal rules, decision approvals, outsiders cannot practically verify all of them every time and deal with the company, therefore this doctrine gives them protection and allows them to rely on company's apparent regularity। मतलब हम ये मान के चलते हैं कंपनी बाहर वाले लोगों को जो लॉ है वो बाहर वाले लोगों को जो आउटसाइडर है उनको क्या है एक प्रोटेक्शन क्या है देगा, राइट। एक्सेप्शन, अब देखिए इसमें कुछ एक्सेप्शन है, जैसे सपोज करो कि बीइंग एन आउटसाइडर मुझे पता था कंपनी में कुछ घपलेबाजी चल रही है, सस्पिशन एक्टिविटी है, ठीक है, कुछ गड़बड़ हो रही है, इरेगुलरिटी, कोई ऐसी चीज है जिसकी मुझे खबर नहीं है और मैंने उसके साथ काम करा, तो मुझे कोई भी छूट नहीं मिलने वाली, राइट, क्योंकि उसके बारे में मुझे पता था। तो ये डॉक्ट्राइन जो है नहीं अप्लाई होती है कहां पर, नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी, इफ द आउटसाइडर ऑलरेडी नोज दैट समथिंग इनसाइड द कंपनी हैज नॉट डन प्रॉपरली, तो ये यहां पर मुझे नहीं बचाएगी ये, ठीक है, डॉक्ट्राइन। सस्पिशन ऑफ इरेगुलरिटी, यहां पर कुछ सर्कमस्टेंसेस आ गए जहां पर रीजनेबल पर्सन होता है वुड बिकम डाउटफुल अबाउट द कंपनीज इंटरनल कंप्लायंस, राइट। फॉर्जरी, कोई धोखेधड़ी की बात हो गई है, तो तब भी कोई डॉक्यूमेंट में फोर्ज डॉक्यूमेंट थे जो करा दिए गए, सिग्नेचर वगैरह अथॉरिटी, और मुझे इसके बारे में कुछ जानकारी थी, पता था, तो यहाँ पर देन आउटसाइडर्स कैन नॉट टेक द शेल्टर अंडर द डॉक्ट्राइन। इसके अलावा कोई भी एक्ट आउटसाइड द अपैरेंट अथॉरिटी, कोई भी ऐसा एक्ट हुआ है जो अथॉरिटी से हटकर बाहर हुआ है, तो उसके लिए भी क्या है, बीइंग एन आउटसाइडर मुझे कोई भी फायदा इसका नहीं मिलेगा, ठीक है। आगे चलते हैं, इसका जो लीडिंग केस आता है वो हम समझते हैं, और लीडिंग केस लिखना बहुत जरूरी है अगर क्वेश्चन में बोला हुआ, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर लीडिंग केस के ऊपर क्या है बात करी गई है, क्वेश्चन आ चुका है अगर आप यहाँ देखेंगे, देखिए डिसाइडेड लॉस, केस लॉस, ठीक है। अब देखिए दो यहाँ पर हमारे यहाँ पर बने हुए हैं, एक ये है एक ये वाला है, तो यहाँ पर देखेंगे लक्ष्मी रतन कॉटन मिल्स वर्सेस के जूट मिल्स कंपनी, इन दिस केस द डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मेजरमेंट वाज अप्लाइड, दिस शो द आउटसाइडर्स कैन रिलाई ऑन द कंपनीज आउटवर्डली वैलिड्स विदाउट चेकिंग द इंटरनल। एक तो ये क्या है हमें बचाती है ये, ठीक है, कि अगर बीइंग एन आउटसाइडर हमें पता नहीं है कि क्या चल रहा है कंपनी में, तो हम ये मान के चलेंगे कंपनी ने अपने स्टेप सही लिए होंगे। दूसरा ऑफिशियल लिक्विडेटर वर्सेस कमिश्नर ऑफ पुलिस, ये केस जो है मेंशन हुआ है एज एन एक्सेप्शन रिलेटिंग टू फॉर्जरी। इसमें क्या था, सपोर्ट्स प्रिंसिपल दैट द फोर्ज एक्ट्स डॉक्यूमेंट्स डू नॉट गेट प्रोटेक्शन, मतलब इसमें फोर्ज डॉक्यूमेंट का क्या है काम हुआ था, तो इसके अंदर हमें कोई भी बीइंग एन आउटसाइडर कोई भी राहत नहीं मिलेगी। कंक्लूजन, ये डॉक्ट्राइन जो होती है प्रोटेक्ट करती है आउटसाइडर्स को ऑनेस्टली जो डील करते हैं कंपनी के साथ, और इसके अंदर कुछ जो है हमारी एक्सेप्शंस होती हैं, ध्यान रखिएगा, तो उस एक्सेप्शन के ऊपर हमें क्या है इसमें मेंशन कर देंगे, राइट। तो ये हम दो क्वेश्चंस क्या है यहाँ पर कंप्लीट कर चुके हैं 20 मार्क्स के। अब देखिए एक मेजर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है जो मई 2024 में आया हुआ है, 2023 में आया हुआ है, 22 में आया हुआ है, इसके अलावा 18 में, तो मतलब 2018 में, देन 22 में, देन 23 में, देन 24 में ये आ चुका है। ध्यान रखिएगा किसी साल में क्वेश्चन जो पेपर है वो मई में हुआ है, किसी में जून में हुआ है, तो डोंट वरी अबाउट दैट, वो जो है उस तरीके से करा गया है, ठीक है, लिखा गया है यहाँ पर। कॉर्पोरेट व्हील, कॉर्पोरेट व्हील का मतलब होता है किसी चीज पे से पर्दा उठा देना, जैसे मैं इंडिविजुअल कैपेसिटी में कंपनी को रन करता हूं और कंपनी क्या है मेरी ही है, तो उस केस में क्या होता है कॉर्पोरेट व्हील के अंदर कंपनी के ऊपर से पर्दा उठा दिया जाता है, मतलब इंडिविजुअल को अलग रखा जाता है जो ओनर होता है और कंपनी को अलग रखा जाता है, और देखा जाता है ये कुछ घपलेबाजी तो नहीं कर रहे हैं इस तरीके से। अब देखिए कॉर्पोरेट व्हील रेफर्स टू द लीगल डिस्टिंक्शन बिटवीन द कंपनी एंड इट्स मेंबर्स। डॉक्ट्राइन के क्या कहती है, इंस्टेड कोर्ट्स इग्नोर द सेपरेट एंटिटी, देख रहे हैं, एंड लुक behind the company to identify the persons responsible।
दिस इज कॉल्ड द लिफ्टिंग या पियर्सिंग कहते हैं कॉर्पोरेट व्हील को। इसमें क्या होता है ध्यान रखिएगा, इसके अंदर कोर्ट जो होता है वो रिमूव करता है पर्दा किसके ऊपर से, शेयर होल्डर और डायरेक्टर, मतलब शेयर होल्डर डायरेक्टर को अलग अलग देखता है क्या ये कोई गलत काम तो नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा देखिए ये रहा ना पर्सनली हेल्ड लायबल, इसके लिए ग्राउंड्स क्या है इसके, आपको ग्राउंड्स पूछ लेता है, ये रहे देखिए सरकमस्टांसेस पूछे मैं यहाँ पर, ये रहे स्टेट सरकमस्टांसेस फिर पूछे मैं, तो ये क्या है फ्रॉड और इम्प्रॉपर कंडक्ट। अगर कोई कंपनी को ये लगता है कि कंपनी ने सपोज कर लीजिए कोई फ्रॉड करा है या फिर कोई डिसऑनेस्ट एक्टिविटी करी है, तो उनको सेपरेट एंटिटी कोर्ट जो है उनको कोई फायदा नहीं था, उसके लिए मालिक ने अगर प्रॉब्लम करी तो मालिक को क्या है जिम्मेदार ठहराया जाएगा। यहाँ पर दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी वर्सेस स्कीपर कंस्ट्रक्शन का केस है, जो कंपनी का स्ट्रक्चर जो था मिसयूज होता फ्रॉडलेंट पर्पस के लिए। इसके अलावा यहाँ पर एवेजन ऑफ टैक्सेस का जो वेरी वेरी फेमस और इंपॉर्टेंट है, सरदिनशॉ मैनेकजी और पेटिट्स का केस है। यहाँ पर कंपनी ने अवॉइड करा था टैक्स पे करने के लिए, तो तो कोर्ट ने क्या करा, इनकी जो कॉर्पोरेट जो व्हील थी वो लिफ्ट कर दी थी, ठीक है, क्योंकि ये क्या कर रही थी कंपनी को, इन्होंने कंपनी सेटअप करी और ये टैक्स बचाने के लिए सेटअप करी थी, तो इसके लिए इसको हटा दिया गया। एनिमी कैरेक्टर का, कोई कंपनी जो है वो एनिमी जो होती है कंट्री, ठीक है, तो उसके साथ क्या है, कोई अगर लड़ाई चल रही है कंट्री के साथ और उसको वो क्या कर लेती है, उसके साथ क्या अगर चला रहे हैं वो, तो इसका मतलब है कि वो तो इलीगल है, एनिमी के साथ तो हम नहीं कर सकते, ठीक है। इसके अलावा इसमें जो केस हो गया हमारा डेलमर इसका और कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी का केस आप लिख देंगे यहाँ पर। प्रोडक्शन ऑफ रेवेन्यू, कंपनी इसलिए यूज व्हेन अ कंपनी इज यूज्ड टू अवॉइड लीगल फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस लाइक टैक्सेस ड्यूटीज, इनको अवॉइड करने के लिए अगर करती है तो कोर्ट इंटरवीन करता है, प्रोटेक्ट्स गवर्नमेंट के रेवेन्यू का। एग्जांपल कंपनी फॉर्म टू एस्केप टैक्स बर्डन को वो करने के लिए अगर क्या कर रही है, कंपनी फॉर्म करी गई है, तो उस केस में कोर्ट क्या करेगा, उनको प्रोटेक्शन बिल्कुल भी नहीं देता। इसके अलावा एजेंसी और ट्रस्ट रिलेशन के ऊपर बात करते हैं, तो मेनली एक्टिंग एज एन एजेंसी। अगर सपोज कर लीजिए कंपनी जो है अगर शेयर होल्डर के बेस पर कोई एक ट्रस्टी के तौर पे काम कर रही है, तो कोर्ट जो होता है वो जो शेयर होल्डर है जिसने गलत काम करा है उसको लायबल ठहरा देती है, ठीक है, ये लिखा हुआ यहाँ पे देखिए। इसके अलावा मिसयूज ऑफ कॉर्पोरेट फॉर्म, मतलब द कंपनी स्ट्रक्चर जो होता है यूज होता है इलीगल के लिए, रॉन्गफुल पर्पस के लिए। कोर्ट जो होता है विल इग्नोर सेपरेट आइडेंटिटी। एग्जांपल इसका जो जाएगा, अगर आप इलीगल एक्टिविटी, कंपनी जो है वो इलीगल एक्टिविटी कवर कर रही है, तो उस केस में भी क्या है, लिफ्ट कर दी जाएगी कॉर्पोरेट में। इसके अलावा होल्डिंग एंड सब्सिडरी रिलेशनशिप, कोर्ट जो है वो आपका होल्डिंग और सब्सिडरी जो कंपनी होती है जो उसको होल्ड करके रखती है सब्सिडरी कंपनी को, उसके ऊपर दोनों को हटा देती है, ठीक है, क्योंकि हो सकता है उन्होंने प्रॉपर कंप्लायंसेस ना लिए हों। इसके अलावा फिक्सिंग लाइबिलिटी किसकी फिक्स होनी है, होल्डिंग की कितनी, प्राइवेट होल्डिंग कितनी, सब्सिडरी कंपनी, वो भी ना खराब हो। इसके अलावा कंक्लूजन लिखा हुआ है यहाँ पर कि प्रोटेक्ट करता है शेयर होल्डर को बाय ट्रीटिंग द कंपनी एज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, मतलब जो मैंने आपको पीछे बताया है उसके बारे में यहाँ पर बताया हुआ है। ध्यान रखना ये डॉक्ट्राइन जो होता है वो इंश्योर करता है लॉ इज नॉट मिसयूज एंड जस्टिस इज अचीव, ध्यान रखिएगा। तो 3 क्वेश्चन हम यहाँ पर कर चुके हैं। चौथे क्वेश्चन की तरफ हम चलते जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, सालोमन वर्सेस सालोमन कंपनी लिमिटेड का 10 मार्क्स का इवेंट जून 2022 में एक बार आ चुका है। इसके केस क्या था सालोमन का, मैंने पहले भी डिस्कस करा था कि ये अपनी फैमिली का एज अ नॉमिनल शेयर होल्डर था, अपनी इसने कंपनी एक फॉर्म करी अपनी फैमिली के साथ, और ये क्या था वहां पर शेयर होल्डर था अपनी कंपनी में, ठीक है। इसने अपने बिजनेस को 39 पाउंड में क्या है बेचा, रिसीव करी पेमेंट पार्टली इन कैश, शेयर्स अनसिक्योर्ड। कंपनी जो है लिक्विडेशन में चली गई। क्रेडिटर ने ये बोला कि भाई क्योंकि ये जो है कि एजेंट के तौर पे काम कर रहा था तो ये पर्सनली लायबल होना चाहिए, लेकिन कोर्ट ने क्या बोला, कोर्ट बोल रहा है द हाउस ऑफ द लॉर्ड हेल्ड्स दैट द कंपनी क्या है वो सेपरेट लीगल एंटिटी है और डिस्टिंक्ट है मिस्टर सालोमन से। तो इवन दो ही हैड मेजोरिटी ऑफ शेयर्स, क्योंकि इसमें क्या है मेजोरिटी ऑफ इनके क्या है शेयर्स के ऊपर बात करी गई है, ही वॉज नॉट पर्सनली लायबल फॉर द कंपनी डेट, तो वो एजेंट के तौर पे काम नहीं कर रहा है। तो ध्यान रखिएगा इसमें कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी को डॉक्ट्राइन को यूज करा गया और ये बोला गया कि ये कंपनी जो होती है सेपरेट अपने मेंबर से, और इसके अंदर ये बोला गया सालोमन जो है वो पर्सनल लायबल नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो हमारा 5th क्वेश्चन है डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। ये एक्सेप्शन होता है डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस का। इसके अंदर क्या है, हमने पीछे जैसे कि अभी करा था डिस्कस, तो इसको देख लेते हैं।
2022 में आया हुआ ये डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, इसको टर्क एंड रूल भी कहते हैं, पीछे हमने पढ़ा था रॉयल ब्रिटिश बैंक का जो केस है हमारा। ये एक एक्सेप्शन होता है डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस का। इसके अंदर क्या होता है समझिएगा, वाइल आउटसाइडर्स आर प्रिज्यूम टू नो पब्लिक डॉक्यूमेंट्स लाइक एमओए। आउटसाइडर्स जो है ये माना जाता है कि कोई चीज जब किसी बिजनेस में एंटर करते हो तो ये माना जाता है कि उसने उस कंपनी के जो लॉ है, कानून है, उनको पढ़ लिया होगा, ठीक है। तो एमओए के पढ़ लिया होगा इसने, या मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन या आरटीएल एसोसिएशन पढ़ लिया होगा। एमओए क्या होता है, इट इज जस्ट अ चार्टर, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान एक कंपनी का। और एओए क्या होते हैं, उस कंपनी के अंदर के रूल। समझ गए बात, ये है। तो दे आर नॉट एक्सपेक्टेड टू नो द इंटरनल प्रोसीजर। बस ये माना जाता है कि किसी पर्सन ने उस कंपनी का जो चार्टर है उसको पढ़ लिया होगा, अंदर के रूल्स पता होंगे, लेकिन अंदर की प्रोसीडिंग क्या चल रही है ये माना जाता है कि उसको नहीं पता होगा। ये तो ठीक है, यहां तक ये डॉक्ट्राइन होती है उसको सेव कर लेती है। अब ध्यान रखिएगा, ये तो मैंने केस लॉ आपको पहले बताया था। इसके अलावा इट स्टेट्स दैट द आउटसाइडर्स डीलिंग विद द कंपनी इन गुड फेथ कैन अज्यूम इंटरनल प्रोसीजर्स एंड फॉर्मेलिटीज। ये इसको टर्क एंड रूल भी कहते हैं। एसेंशियल क्या है, गुड फेथ में काम करा गया हो, राइट, फॉर्जरी वगैरह ना हो, हमने पीछे पढ़ा था। इंटरनल इरेगुलरिटी, द इशू मस्ट रिलेट टू द इंटरनल प्रोसीजर, ठीक है। पब्लिक डॉक्यूमेंट साइलेंट, एमओए डज नॉट इग्नोर, ये कोई भी रेगुलेटरी को नहीं बताता। एक्सेप्शन क्या है ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ध्यान होगा आपको, ठीक है। लीगल पोजीशन क्या है, देखिए यहां पर हमारे पास जो सेक्शन 399 है कंपनी एक्ट का, क्या है वो रिकॉग्नाइज करा गया है जुडिशियल डिसीजंस के लिए। कंक्लूजन क्या है, डॉक्ट्राइन प्रोटेक्ट्स आउटसाइडर्स एंड इंश्योर फेयरनेस इन द बिजनेस डीलिंग व्हाइल बैलेंसिंग द कंपनी का अकाउंटेबिलिटी को समझते हुए, ठीक है। तो आई होप यहां तक हमने क्वेश्चंस जो है कवर अप करे हैं। 5 क्वेश्चंस वी हैव कवर्ड सो फार। हम आगे जाकर इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। राइट, द फॉलोइंग, राइट। तो इसमें सबसे पहले हम चलते हैं यहाँ पर फॉरेन कंपनी। देखिए फॉरेन कंपनी के ऊपर यहाँ पर शॉर्ट नोट आया हुआ है, जो 4 मार्कर में आपको बताए थे, 4 मार्कर के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है। क्या है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 42 ऑफ द कंपनीज एक्ट ये क्या कह रहा है, फॉरेन कंपनी क्या होती है, जो आउटसाइड इंडिया क्या है इनकॉर्पोरेट हुई है, उसका प्लेस ऑफ बिजनेस क्या है। लेकिन ध्यान रखना, उसका जो प्लेस ऑफ बिजनेस है इंडिया में है, राइट। कंडक्ट्स बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया इन एनी मैनर, कंपनी फॉर्म आउटसाइड इंडिया बट डूइंग बिजनेस इन इंडिया, वो फॉरेन कंपनी होती है। सीधी सी बात है, बाहर फॉर्म हुई है मतलब उसका जो रजिस्ट्रेशन है बाहर हुआ है, लेकिन काम वो भारत के अंदर कर रही है। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर Amazon.com है, आपने देखा होगा Amazon इंडिया, गूगल का यहाँ पर गूगल इंडिया हो गया, ये क्या है हमारी फॉरेन कंपनी है, ठीक है। इसके अलावा सेकंड जो हमारा क्वेश्चन आया हुआ है रिकंस्ट्रक्शन, ये रिकंस्ट्रक्शन के ऊपर जो क्वेश्चन आया हुआ है, अमलगमेशन वगैरह जो है ना कंपनी के, तो इसको हम देख लेते हैं। रिकंस्ट्रक्शन मीन्स रिकॉग्निशन ऑफ द कंपनी स्ट्रक्चर ड्यू टू फाइनेंशियल डिफिकल्टीज एंड बिजनेस नीड्स। रिकंस्ट्रक्शन का मतलब होता है जो कंपनी, दो कंपनियां हैं उनको रीऑर्गेनाइज कर देना, ठीक है। जो कंपनी है उसको, कंपनी को क्या है हम नई कंपनी में ढाल रहे हैं, मतलब कुछ अंदरूनी स्ट्रक्चर में क्या है चेंजेस कर रहे हैं। एक कंपनी को हम अंदरूनी स्ट्रक्चर को क्या है चेंज कर रहे हैं और उससे नई कंपनी बना रहे हैं। इट इन्वॉल्व्स फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी, ट्रांसफर ऑफ एसेट्स, लायबिलिटी, डिसोल्यूशन ऑफ द ओल्ड कंपनी। पुरानी खत्म होगी, उसकी एसेट्स वगैरह बिक जाएगी, नई कंपनी फॉर्म हो जाएगी, राइट, इस तरीके से। अब इट गवर्न सेक्शन क्या है 230 से 232 का यहाँ पर होता है कंपनी एक्ट 2013, ठीक है। इसके अंदर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन होता है, मतलब आप कंपनी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में क्या नई कंपनी नहीं बना रहे, अंदरूनी ढांचे को क्या है सुधार रहे हैं। या दूसरा होता है हमारा एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, इसमें नई कंपनी क्या है फॉर्म कर रहे हैं, पुरानी डिसॉल्व होगी नई बन जाएगी। कंक्लूजन, इट हेल्प्स रिवाइव बिजनेस एंड इंप्रूव फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ये इसमें लिख देंगे। आप ये देखेंगे डिविडेंड के ऊपर 2025 में भी मैं सबसे स्टार्टिंग में आपको दिखाया था, और 2018 में भी क्या है क्वेश्चन आया हुआ है। ये वो पोर्शन ऑफ द कंपनीज प्रॉफिट आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू शेयर होल्डर एज अ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इट इज गवर्न्ड बाय द सेक्शन 122 123 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। अगर सेक्शन याद हो तो ही लिखिएगा, अदरवाइज नहीं। मैंने इसमें मेन चीजें क्या है वो कुछ अंडरलाइन करी हुई है, कुछ जो है वो मैंने बोल्ड में लिखी हुई है, आप देख सकते हैं, ठीक है। ये रेगुलेट करता है डिक्लेरेशन सोर्सेस, मतलब डिविडेंड जो होता है वो करंट प्रॉफिट से भी हो सकता है, पास रिजर्व से भी हो सकता है। बोर्ड जो है वो डिक्लेयर कर सकते हैं इंटरिम डिविडेंड ड्यूरिंग द ईयर भी डिक्लेयर कर सकती है, अगर कंपनी ने अच्छी करा है काम तो डिक्लेयर कर देगी। और ध्यान रखना ये 30 दिन के अंदर अंदर पे हो जाना चाहिए, अगर एक बार डिसीजन हो गया है तो 30 दिन के अंदर क्या है वो पे कर देना है। इससे शेयर होल्डर को रिवॉर्ड मिलता है, ट्रांसपेरेंसी होती है, और कम फाइनेंशियल डिसिप्लिन क्या है मेंटेन रहते हैं। इसके अलावा हम नेक्स्ट जब इस पे चलते हैं तो हमारा क्या है होल्डिंग कंपनी हो जाता है।
ये आप देखेंगे 4 मार्क्स का आया हुआ है 2025 में भी, 2019 में भी क्या है इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ है, कितने का, 4 मार्क्स का। अब यहां देखेंगे अ होल्डिंग कंपनी डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 46 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, ये क्या है, कंट्रोल करती है दूसरी कंपनी को। मतलब ये क्या है, होल्डिंग कंपनी एक छोटी कंपनी को क्या है कंट्रोल करती है, राइट, सब्सिडरी नीचे वाली हो जाती है, ये कंट्रोल करती है। इट्स कंट्रोल एग्जिस्ट व्हेन इट होल्ड्स मोर देन 50%, अगर ये कर देगी किसी का वोटिंग राइट का किसी कंपनी का, तो ये क्या बन जाती है दोस्तों, ये होल्डिंग कंपनी क्या है बन जाती है। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं इस बात को। इट कैन इन्फ्लुएंस अ मेजर डिसीजन, जैसे सपोज कर लीजिए एग्जांपल दिया हुआ है, उससे क्लैरिटी आपको आ जाएगी। जैसे क्या लिखा हुआ है, कंपनी ए होल्ड 60% ऑफ द शेयर, ये तो बी का, तो ए क्या हो जाता है, होल्डिंग हो जाती है, और बी क्या हो जाती है, उसकी सब्सिडरी कंपनी हो जाती है। इससे कंट्रोल एंड मैनेजमेंट में क्या है, इफेक्टिवनेस इंश्योर करा जाता है। इसके अलावा रॉयल ब्रिटिश और टर्कन का जो मैंने अभी आपको बताया था कि जो डॉक्ट्राइन ऑफ मैनेजमेंट है, उसके ऊपर शॉर्ट नोट लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप। ये सब में मेंशन फॉर्जरी वगैरह ये एक्सेप्शन हो जाती हैं, इसके बारे में करा हुआ है। एक डेजोल्यूशन होता है, डेजोल्यूशन को देख लेते हैं, जो जून 2022 में क्या है वो आ चुका है क्वेश्चन, देख लेते हैं इसको क्या कह रहा है ये। डिसोल्यूशन मींस के फाइनल स्टेज ऑफ वाइंडिंग अप वेयर अ कंपनीज एग्जिस्टेंस एंड्स, मतलब एक कंपनी जो है वो क्या है, खत्म हो रही है, मतलब उसके जो बिजनेस है वो खत्म हो रहा है। जो दो पार्टनर है, मैं और कोई दूसरे, ए और बी, तो ए और बी का क्या हो रहा है, वो अपने बिजनेस को क्या है खत्म कर रहे हैं। हमारा पर्सनल रिलेशनशिप तो चलता रहेगा, लेकिन उनका जो बिजनेस रिलेशनशिप है वो एंड हो गया। अब आप अपनी एसेट्स को क्या है बेच दो, कुछ भी करो, एसेट्स को बेचो, ठीक है, लाइबिलिटी को पे ऑफ करो, इस तरीके से होता है। कंपनी का नाम रिमूव हो जाएगा रजिस्टर ऑफ कंपनी से, डिसोल्यूशन मत कंपनी अब बंद हो जाएगी, मतलब अब कंपनी नहीं रही। इसके अलावा वाइंडिंग अप होता है, सेटलमेंट करोगे किसका, लाइबिलिटीज का। डिसोल्यूशन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ वाइंडिंग अप होता है, मतलब जब वाइंडिंग अप हो जाएगा उसके बाद क्या है आपका डिसोल्यूशन होगा। पहले वाइंडिंग अप होगा, उसके बाद क्या होगा, डिसोल्यूशन होगा। यहाँ 248 से 252 के जो सेक्शंस होते हैं उसके बारे में बात करते हैं, और ये लीगल एंड होता है कंपनी का। इस तरीके से आप इसको फॉर्म करेंगे। मैंने आपको बताया था 4 मार्कर जो हैं वो पूरे के पूरे आपके 75 वर्ड्स के अंदर अंदर के, ये वर्ड गिने हुए हैं, इससे समझ लीजिए 75 के अंदर अंदर के हैं। इसके अलावा मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या होता है, ये सेक्शन 39 सब्सेक्शन 1 का केस है। इसके अंदर क्या होता है, कोई भी कंपनी जो होती है अपना वो इशू स्टार्ट करती है, जैसे कंपनी ने कोई शेयर इशू कर दिए, तो मिनिमम इतने लोगों का सब्सक्रिप्शन तो आ जाना चाहिए, इतने लोग कह देने चाहिए कि हम लेने के लिए तैयार हैं। जैसे कि स्कूल में जब आप फॉर्म भरते हैं, तो फॉर्म जब भरते हैं बच्चों के लिए, तो उसमें क्या होता है, तो जो स्कूल होता है वो अगर उसने 50 सीट, अगर उसने सपोज कर लीजिए कि बोला है कि 50 सीट अवेलेबल है, तो जब तक 46 47 48 समथिंग लाइक जो भी होगा, अगर वो सीट नहीं आ जाती है तो तब तक वो क्या है आगे एडमिशन्स को मतलब कंफर्म नहीं करता है। सपोज कर लीजिए किसी स्कूल ने बोला कि भाई 50 सीट्स अवेलेबल हैं और 5 ही सीट आई, तो क्या वो करेगा, उनको कंटिन्यू करेगा, आंसर इज नो, वो आगे नहीं बढ़ाएगा उसको। तो इसी तरीके से मिनिमम सब्सक्रिप्शन भी होता है। नो सिक्योरिटीज कैन बी अलॉटेड अनलेस मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज रिसीव्ड, इट इंश्योर्स कंपनी हैज सफिशिएंट कैपिटल टू ऑपरेट इफेक्टिवली। अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव नहीं हुआ, सपोज कर लीजिए, वैसे मैं आपको बता देता हूँ शेयर के केस में ये जो होता है सभी गाइडलाइंस है 90% का सब्सक्रिप्शन आ जाना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं आता है तो कंपनी क्या कर देगी, 30 दिन के अंदर अंदर लोगों के पैसे लौटा देगी। इसमें भी और चक्कर होते हैं कि अंडर राइटर वगैरह होते हैं, लेकिन वो इतना पार्ट नहीं है यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा इट इंश्योर्स फाइनेंशियल सेफ्टी और प्रोटेक्ट्स इन्वेस्टर इंटरेस्ट। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया है वो डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस के ऊपर आया हुआ है। ये हमने पहले भी पढ़ा है, आपको ध्यान होगा, ठीक है। जो एक्सेप्शन जो इंडोर मैनेजमेंट है वो इसकी एक्सेप्शन होती है डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस की। Doctrine of consensus notice means outsiders dealing with company are presumed to know public documents, memorandum association, ये हो गया। कोटला वेंकटा स्वामी और राममूर्ति का केस था। आर्टिकल्स रिक्वायर्ड 3 सिग्नेचर्स बट डॉक्यूमेंट है ओनली 2, तो ये क्या है, इंटरनल जो अंदरूनी जो हो रहा है गड़बड़ हो रही है। तो इसमें क्या होता है, जो शेयर होल्डर होते हैं उसको रेटिफाइड कर सकते हैं, खुद से सही कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, कोई हमारा वो नहीं हो रहा है, मतलब कुछ वायलेशन नहीं हो रहा। देखिए क्या लिखा हुआ है, कोर्ट हेल्ड इट इनवैलिड एज आउटसाइडर्स फेल टू वेरीफाई डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। आउटसाइडर्स मस्ट नो कंपनी रूल्स एंड कैनॉट प्ले इग्नोरेंस, तो ये इग्नोरेंस को नहीं कर सकता, ठीक है।
आगे चलते हैं। इसमें क्या है, शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में क्या है, 4 मार्क्स का है, जून 2017 में। इट मींस टोटल कैपिटल रेज बाय द कंपनी थ्रू इशू ऑफ शेयर्स। ये सेक्शन 2 सबसेक्शन 84 का केस है। शेयर कैपिटल आप समझते हैं ना, जिसके अंदर शेयर्स और शेयर कैपिटल के अंदर इक्विटी शेयर्स होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, ठीक है, उस तरीके से। अब इसमें क्या होता है, ये जो शेयर कैपिटल होती है ओनरशिप को क्या है रिप्रेजेंट करती है। इसके अंदर ऑथराइज आता है, इशूड कैपिटल आता है, सब्सक्राइब कैपिटल आता है, कॉल्ड अप आता है, पेड अप आता है, ठीक है। ऑथराइज कैपिटल होती है कंपनी किस अमाउंट के साथ क्या है रजिस्टर हो रखी है, ठीक है। इसके अलावा जितने के साथ रजिस्टर हो रखी है वो उसमें से रीइश्यू भी करती है, फिर लोग उसको सब्सक्राइब भी कर लेते हैं, फिर कंपनी कॉल्ड अप करती है, पैसे मांगती है, इस तरीके से। इट फॉर्म्स द फाइनेंशियल बेस ऑफ द कंपनी एंड डिटरमाइंस द लायबिलिटी। शेयर कैपिटल एसेंशियल फॉर बिजनेस ऑपरेशन एंड ग्रोथ। तो इसका कंक्लूजन आप देखिए। उसके बाद डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर, हमने ये अल्ट्रा वायर के ऊपर हम देखते हैं कि क्या है। कोई भी कंपनी जो होती है वो अपनी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होती है उसके परे जाकर काम नहीं कर सकती, अदरवाइज जो काम है वो नल एंड वॉइड हो जाएगा। मतलब जो चार्टर है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है किसी कंपनी का, उसके परे जाकर, बाहर जाकर, आउटसाइड द मतलब जो लिमिट होती है उसको जाकर काम नहीं करेंगे। दिस इज द बेसिकली द कंसेप्ट ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर। इसमें क्या, एक्ट और ट्रांजैक्शन carried out by the beyond the powers given in the memorandum of association is void। अगर परे जाकर काम करोगे बियॉन्ड, void हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ ये द कंपनी एक्ट ओनली विद इन द ऑब्जेक्ट्स, और ये क्या है, द एक्ट आउटसाइड दोज ऑब्जेक्ट्स इनवैलिड एंड कैन नॉट बी रेटिफाइड। रेटिफाइड नहीं हो सकता क्योंकि आप बाहर चले गए। अगर आप विद इन द लिमिट होते तो उसको रेटिफाइड करा जा सकता है। दिस डॉक्ट्राइन इंश्योर दैट द कंपनी डू नॉट मिसयूज देयर पावर्स, राइट। क्योंकि ये जो है ये 20 मार्क्स का है तो थोड़ा लंबा रहेगा। एप्लीकेशन क्या होती है इसकी आप देखेंगे। अल्ट्रा वायर जो एक्ट होते हैं उनको तो आप सीधा ही क्या है वॉइड एबन इशू कर देंगे, इनवैलिड कर देंगे, वो खत्म, उसको नहीं कर सकते हम, सही। दूसरा, ये प्रोटेक्शन देता है किस को, शेयर होल्डर को, क्रेडिटर को, अदर शेयर होल्डर को, ठीक है। It ensures that the company funds are used only for authorized purposes. If the company is formed to manufacture electronics but starts dealing in real estate, such activity will be ultra wire हो जाएगी। एक्सेप्शन क्या होती है इसकी, एक्ट्स अगर विद इन द एमओए है तो फिर तो दिक्कत ही नहीं है भाई। अगर कोई भी चीज अगर किसी हद के अंदर काम कर रही है तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इसके अलावा ये रेटिफाइड, इसको जो है वो सही कर सकते हैं शेयर होल्डर, लेकिन वो चीज एसोसिएट आर्टिकल एसोसिएशन के अंदर होनी चाहिए, मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन के अंदर होगी तो उसको सही कर सकते हैं, अदरवाइज वो सही क्या है, नहीं होगी, ठीक है। देखिए लास्ट में लिखा हुआ था। इसके अलावा कोई भी अगर सपोज कर लीजिए एक्ट्स ऑफर करता है विद इन द अथॉरिटी के अंदर है तो भी वो क्या है, ठीक है। इसके अलावा कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, वॉइड हो जाएगा, मतलब खत्म हो गया, कोई उसका लीगल इफेक्ट नहीं है। दूसरा, कंजंक्शन, कोर्ट क्या है उसको ये बोल देगी कि इस काम को आपको करना ही नहीं है। इसके अलावा डायरेक्टर की लाइबिलिटी क्या होगी, वो पर्सनल लाइबल होंगे डायरेक्टर उस काम के लिए जो भी अल्ट्रावायर्स की वजह से, उस अल्ट्रावायर की वजह से, गलत होने की वजह से लॉसेस हुए हैं दूसरे लोगों को। इसके अंदर जो केस आता है वो एशबरी रेलवे कैरिज आयरन और रिचे का केस आता है 1875 का। कंपनी इसमें एंटर विथ कॉन्ट्रैक्ट में बियॉन्ड एमओए के। कोर्ट ने बोला कि कॉन्ट्रैक्ट क्योंकि आउटसाइड द पर्पस ऑफ द या लिमिट ऑफ द एमओए तो वो क्या है, वाइड हो जाएगा। वीएन सूदन के सूद का केस आया। इसमें क्या हुआ था कि कोई भी एमओए के बाहर काम कर रही है तो वो लीगली क्या है, बाइंडिंग होती नहीं, वो माना ही नहीं गया, सीधी सी बात है, खत्म। ये जो डॉक्ट्राइन होती है ये प्रिवेंट करती है यूज ऑफ द कॉर्पोरेट पावर एंड प्रोडक्ट शेयर होल्डर। इसका ये मेन पर्पस क्या है, होता है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 8th क्वेश्चन है, उसमें क्या, एक्सप्लेन द फॉस वर्सेस हार बॉटल का केस है। और ये देखिए कई बार आया हुआ है, 16, 17, 22 और 25 में, और 20 मार्क्स का है। इसमें एक बात ध्यान रखनी है, किस केस के अंदर इसमें ये हुआ था केस में कि जो कोई कंपनी है अगर उसने कुछ गलती कर दी है, रॉन्ग इज डन टू द कंपनी, एक कंपनी ने गलती, एक कंपनी के साथ किसी ने गलत कर दिया, ऐसा समझिए, ठीक है। तो कंपनी उसके खिलाफ क्या है, केस फाइल कर सकती है, पहली चीज हो गई। दूसरा, सपोज कर लीजिए अब यहां पर क्या आता है कि मेजोरिटी ऑफ पर्सन जो है वही क्या है, कंपनी को गलत राह पे ले जा रहे हैं, तो माइनॉरिटी भी क्या है, उसके खिलाफ में क्या है, जाकर काम कर सकता है। इसके अंदर ये बात करेगी, ठीक है। अब देख पढ़ते हैं इसको। ये क्या है, फंडामेंटल प्रिंसिपल होता है कंपनी का, और ये एस्टैब्लिश द कंसेप्ट ऑफ द मेजोरिटी रूल इन कॉर्पोरेट मैनेजमेंट। अब देखिए क्या कहता है, इफ रॉन्ग इज डन टू द कंपनी इटसेल्फ इज द प्रॉपर प्लेंटिफ टू फाइल, मतलब कंपनी खुद ही उस बंदे के खिलाफ क्या है, सूट फाइल कर देगी, केस कर देगी। डिसीजंस टेकन बाय द मेजोरिटी ऑफ शेयर होल्डर सॉरी, वो क्या होते हैं, बाइंडिंग होती है, वो लोगों को मानना पड़ेगा।
एक्सप्लेनेशन क्या है, कोई इंडिविजुअल शेयर होल्डर जो होता है वो नहीं कर पाएगा इस पे कोई गलत जो है कैनॉट स्यू, उसको केस नहीं कर पाएगा। कोर्ट जनरली डू नॉट इंटरफेयर इन इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, कोर्ट जो है वो इंटरफेयर नहीं करता इसमें। दूसरा, सपोज कर लीजिए दो माइनॉरिटी शेयर होल्डर जो है वो फाइल करते हैं एक सूट को एलिजिंग मिस यूज ऑफ द कंपनीज फंड, कोर्ट हेल्ड दैट द कंपनी इटसेल्फ नॉट इंडिविजुअल मेंबर्स, तो कोर्ट ने क्या बोला कि जो कोर्ट हेल्ड दैट द कंपनी इटसेल्फ नॉट इंडिविजुअल मेंबर्स, मतलब कोर्ट ने बोला जो कंपनी है खुद से शुड ब्रिंग द एक्शन, वो खुद ही क्या है उसके केस में खिलाफ जो है केस क्या है कर सकती है। दस रूल प्रोमोट्स मेजोरिटी सुपरमेसी अवॉइड्स अननेसेसरी, लेकिन अब जब आप इसमें देखेंगे एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन है ये रूल जो है एब्सोल्यूट नहीं है, मतलब माइनॉरिटी शेयर होल्डर है वो भी क्या है इन केसेस में इन फॉलोइंग सिचुएशन में क्या है केस कर सकती है किसके ऊपर, मेजोरिटी के ऊपर। जैसे एग्जांपल अल्ट्रावाइज जो एक्ट है, जो कोई भी काम जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के आउटसाइड हो रहा है भले ही वो क्या है मेजोरिटी ने कराए वो नहीं माना जाएगा। दूसरा, फ्रॉड ऑन माइनॉरिटी, माइनॉरिटी के खिलाफ अगर सपोज कर लीजिए कोई फ्रॉड हुआ है और वो मेजोरिटी ने करा है तो माइनॉरिटी क्या है सूट फाइल कर सकते हैं। अगला, इसमें बर्लैंड वर्सेस अर्ली का क्या है वो केस आ जाता है रिकॉग्नाइज माइनॉरिटी के राइट के बारे में जिसमें क्या है बताया गया है। इसके अलावा कोई एक्ट है जो स्पेशल मेजोरिटी से ही होना है, ठीक है, तो और जो मेजोरिटी है वो गलत चीज को प्रमोट कर रहे हैं तो उसको भी क्या है चैलेंज करा जा सकता है। इसके अलावा पर्सनल राइट्स ऑफ मेंबर्स वायलेट हो सकते हैं, इंडिविजुअल के राइट हैं, आर अफेक्टेड मेंबर्स अप्रोच टू द कोर्ट डायरेक्टली, ठीक है। इसके अलावा ऑपरेशंस एंड मिसमैनेजमेंट, किसका, माइनॉरिटी का अगर कोई मतलब माइनॉरिटी को ऑपरेस करा जा रहा है दबाया जा रहा है तो वो क्या कर सकते हैं जो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है उसके पास रिलीफ के लिए क्या है जा सकते हैं। इलीगल एक्ट जो एक्ट है मेजोरिटी का वो इलीगल है, अगेंस्ट लॉ है, तो वो मेजोरिटी रूल से प्रोटेक्ट नहीं हो सकते। इसकी वो क्या थी इंपॉर्टेंस, कुछ इंपॉर्टेंस तो होगी इसकी, इससे साफ पता लग रहा है कि यहाँ ये प्रोटेक्ट कर रहा है किसको, मेंटेन इंटरनल ऑटोनॉमी, इसके अलावा प्रोटेक्ट कर रहा है मल्टीपल लॉ सूट्स को, इसके अलावा इंश्योर कर रहा है एफिशिएंट मैनेजमेंट बाय मेजोरिटी, ठीक है। तो ये सब प्रॉपर प्लेंटिफ होती है, मेजोरिटी के डिसीजन को प्रिवेल करती है, ठीक है। तो यहाँ तक हमने 8 क्वेश्चंस क्या है कंप्लीट कर लिए, हमारे यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं, ठीक है। तो आई होप यहाँ आप इस सेशन को क्या एंजॉय कर रहे होंगे, और देखिए यहाँ पर काफ़ी जो क्वेश्चन जो मोस्टली क्वेश्चंस है वो जो आपके पेपर में आए हुए हैं उसी के पार्ट पे दिए हुए हैं, राइट सर। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एक बार आता है तो लीस्ट इंपॉर्टेंट, और एक बार ही आया है अभी तक यहाँ पर, ठीक है। तो डिबेंचर के ऊपर आया है, डिबेंचर क्या होते हैं, उसकी टाइप्स क्या होती हैं, काइंड्स। अगर आप यहाँ देखेंगे तो डिबेंचर होता है स्पर्धा सेक्शन 2 सब सेक्शन 30 के ऊपर काम करता है। डिबेंचर इंक्लूड्स, इसके अंदर देखो अगर लिखनी है तो ये मीनिंग लिखनी है, डिबेंचर स्टॉक्स बॉन्ड्स एंड अदर ऑफ इंस्ट्रूमेंट, मतलब ये डिबेंचर स्टॉक्स भी होते हैं, शेयर्स जो डिबेंचर स्टॉक्स होते हैं, इसके अलावा बॉन्ड्स होते हैं, ये बॉन्ड्स के तौर पर काम करते हैं। और कोई भी वो एविडेंस किसका, सॉरी किसी भी इंस्ट्रूमेंट किसी भी कंपनी का जो ये एविडेंस करता है, जो ये बताता है कि कर्जा डेट ले लिया गया है, राइट। वेदर इट क्रिएट्स अ चार्ज और नॉट, मतलब हो सकता है कि वो जो लिया गया जो डेट लिया गया है उसके अगेंस्ट में कंपनी ने कोई अपनी प्रॉपर्टी डिबेंचर होल्डर को दे दी हो कि भाई अगर हम पे ऑफ नहीं कर पाते हैं तो इसको बेच देना, या हो सकता है ना दी हो, ठीक है। तो डेट इंस्ट्रूमेंट होते हैं, देख सकते हो, और ये रिटर्न एक्नॉलेजमेंट होता है, आप ये समझ गए। अब देखिए आगे, तो अब यहाँ पर हम इसमें चलते हैं आगे, तो यहाँ पर क्या आता है देखिए, ये यहाँ पर आ रहा है हमारा डेट इंस्ट्रूमेंट, ये रिप्रेजेंट क्या करता है, बोरोड कैपिटल। कोई भी वोटिंग राइट अवेलेबल नहीं होता, आपको पता ही है, हमें फिक्स रिटर्न मिलती है क्योंकि इसमें फिक्स रिटर्न होती है, शेयर होल्डर को फिक्स रिटर्न नहीं होती है, पहले इनको पेमेंट करी जाएगी बाद में दूसरे को। इसके अलावा ये सिक्योर भी होते हैं, अनसिक्योर भी होते हैं, ठीक है। अब टाइप्स के ऊपर बात करते हैं, तो सिक्योर डिबेंचर होते हैं ऑन द बेस ऑफ सिक्योरिटी, मतलब इनमें सिक्योरिटी रहती है, बैक्ड बाय द सिक्योरिटी होती है कि कंपनी ने अगर लोन नहीं चुकाया कल को तो ये क्या है पे ऑफ करके अपना वो प्रॉपर्टी बेच के अपना पैसा वापस ले सकते हैं। अगला अनसिक्योर्ड डिबेंचर होता है, नॉट बैक्ड बाय एनी एसेट्स हो गया, कैरी हायर रिस्क हो गया, ठीक है, नॉट बैक्ड बाय कोई सिक्योरिटी नहीं रहती। इसके अलावा ऑन द बेसिस ऑफ द कन्वर्टेबिलिटी, इसमें कन्वर्टेबल डिबेंचर होते हैं जिनके पास इक्विटी शेयर में कन्वर्ट होने का ऑप्शन होता है, इस ये जो होते हैं कुछ कन्वर्ट नहीं हो सकते, बस ये पे हो जाएंगे, खत्म, और इनका मामला खत्म। और ये क्या होते हैं, ये पे होने के टाइम पर क्या है कन्वर्ट हो जाएंगे इक्विटी शेयर में, अभी शेयर होल्डर बन जाएंगे। नेक्स्ट
ऑन द बेस ऑफ द रिडेम्पशन, रिडीमेबल डिबेंचर्स होते हैं जो कुछ टाइम बाद क्या है पे हो जाते हैं, इरिडीमेबल होते हैं जो पे नहीं होते हैं। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन के ऊपर बात करते हैं तो ये रजिस्टर्ड डिबेंचर्स होते हैं कुछ जो जिनका नाम इशूड इन द नेम ऑफ द स्पेसिफिक होल्डर, और इनके लिए फॉर्मल प्रोसीजर जो होता है वो लगे, मतलब इनका रजिस्टर में नाम क्या है मेंशन होगा पूरा का पूरा। बेरर क्या होता है, सपोज कर लीजिए मेरे पास मैं ओरिजिनल डिबेंचर होल्डर हूँ, मैंने किसी को दे दिया तो बंदा अब क्या है बेरर हो गया, उसके पास है अब, ठीक है, वो बेरर डिबेंचर हो गया क्योंकि मैंने उसको ट्रांसफर कर दिया, अब वो ओनर है उसका, अब उसको इंटरेस्ट क्या है उसको मिलेगा। यहाँ लीगल फ्रेमवर्क पे बात करते हैं, सेक्शन 71 के ऊपर बात करते हैं जो इश्यू ऑफ डिबेंचर को ट्रीट करता है। कंक्लूजन आप देखेंगे तो ये पे क्या है, सोर्स होता है लॉन्ग टर्म डेट का, ठीक है, इससे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी क्या है मेंटेन रहती है, ठीक है। आई होप यहाँ तक आप इंजॉय कर रहे होंगे और समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय द प्राइवेट कंपनी, ये 2024 में आया है। अब सेक्शन 2 सबसेक्शन 68 के ऊपर काम करता है, और ध्यान रखिएगा ये मैंने पीछे पढ़ा था, इसमें मिनिमम 2 और मैक्सिमम क्या है 200 मेंबर्स होते हैं, ध्यान रखिएगा। एक्सक्लूडिंग क्या हो जाएगा, जो एम्प्लॉई हैं कंपनी के या एक्स एम्प्लॉई हैं उनको इंक्लूड नहीं करा जाएगा। इसके अलावा ये रिस्ट्रिक्ट करता है ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, कंपनी के नाम के पीछे प्राइवेट लिमिटेड वर्ड आता है, इसके अलावा लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, ठीक है। गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है, गवर्नमेंट कंपनी हमारे पास होती है, गवर्नमेंट कंपनी इज डिफाइंड इन द सेक्शन 2 सबसेक्शन 45, और ये क्या होता है, ये कंपनी जो होती है इन विच द गवर्नमेंट होल्ड्स अ मोर देन 51% का पेड अप शेयर, ध्यान रखिएगा ये दोस्तों पेड अप शेयर कैपिटल है, ऐसे ही शेयर कैपिटल जो पेड अप है, ठीक है, पे हो चुकी है। इट मे बी फॉर्म्ड फॉर कमर्शियल और नॉन कमर्शियल पर्पस, किसी के लिए बन सकती है। इसके अलावा गवर्नमेंट हैज मेजोरिटी ओनरशिप होती है इसके अंदर, मतलब ज्यादा कंपनी का ज्यादा जो शेयर होल्डर जो होते हैं, जो मालिक होती है वो गवर्नमेंट ही होती है। इसके अलावा सिग्निफिकेंट कंट्रोल ओवर मैनेजमेंट डिसीजन, इट इज सब्जेक्ट टू द सेम रेगुलेशन अंडर द कंपनीज एक्ट, इट इंश्योर्स गवर्नमेंट ओनरशिप विच विथ कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर एंड अकाउंटेबिलिटी, मतलब गवर्नमेंट की ओनरशिप रहती है लेकिन ध्यान रखिएगा स्ट्रक्चर कॉर्पोरेट रहता है और अकाउंटेबिलिटी रहती है, ठीक है। सो यहां पर हमने आपने देखा होगा बहुत अच्छे तरीके से क्या है 11 क्वेश्चंस क्या हम कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम मिलते हैं अगले पार्ट में जो हमारा पार्ट 2 होगा क्वेश्चन आंसर सीरीज के लिए, और आप देख रहे हैं कि क्या इसके लिए मेहनत करी गई है, ठीक है। आपको ये पूरी की पूरी पीडीएफ चाहिए होता है कि नॉमिनल चार्ज देकर आप क्या है इस पीडीएफ को परचेज कर सकते हैं, जो नंबर है वो पहले स्टार्टिंग में आप देखिएगा मेंशन कर दिया गया था, ठीक है। तो आई होप कि आपको वीडियो बहुत अच्छी बहुत पसंद आई होगी, आपने बहुत एंजॉय करा होगा इसको, ठीक है। सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू सो मच।